नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति पद पर सहमति के लिए उद्धव ठाकरे से मिले अमित शाह। शिवसेना ने कहा, पहले बताएं उम्मीदवार। टीएमसी, बीजेडी और समाजवादी पार्टी से भी चर्चा। दार्जिलिंग में बंद का 8वां दिन, स्थिति अब भी तनावपूर्ण। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पेदांग में पुलिस वाहन को किया आग के हवाले। गृह मंत्री ने की शांति की अपील। जीएसटी की तारीख टालने से वित्त मंत्री का इनकार, कहा तय समय पर होगा लागू। कारोबारियों को 2 महीने तक रिटर्न दाखिल करने के नियमों में मिली ढील। पुर्तगाल के प्रोडोगाओ इलाके के जंगल में भीषण आग से 62 लोगों की मौत। आंधी तूफान से आग भड़कने की आशंका। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। और वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा, तो चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का कब्जा। किदांबी श्रीकांत ने जीता इंडोनेशिया सुपर सीरीज खिताब। और चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से रविवार को मुलाकात की। मुंबई में हुई इस मुलाकात के दौरान अमित शाह ने एनडीए उम्मीदवार के लिए शिवसेना का समर्थन मांगा। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया। जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने समर्थन का फैसला उम्मीदवार तय होने के बाद करने की बात कही है। करीब 75 मिनट चली इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे। उधर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से किसी राजनीतिक व्यक्ति को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी टीएमसी और बीजेडी के नेताओं के साथ कर इस मुद्दे पर चर्चा की। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी ने आज सांसदों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की उम्मीद है। देश भर में जीएसटी लागू करने को लेकर वित्त मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि इसे तय वक्त पर लागू किया जाएगा। कल जीएसटी की 7वीं बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। परिषद ने कई कर प्रणाली के तहत कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने को लेकर शुरुआती राहत भी दी है। रविवार को हुई इस बैठक में कई सेवाओं पर टैक्स की दरें भी तय की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु और सेवा कर लागू होने में किसी देरी से साफ इनकार किया है। कल जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि कई कंपनियों और उद्योग संगठनों ने तैयारी में कमी का मुद्दा उठाया है, लेकिन सरकार के पास इसे टालने का समय नहीं है। उन्होंने बताया कि जीएसटी को 30 जून की मध्य रात्रि से लागू कर दिया जाएगा। हमने जो आज सहूलियत दी है कि अगस्त वाली के लिए आपके पास 2.5 महीने हैं, सितंबर वाली के लिए और 15 दिन एक्स्ट्रा हैं। ये इसीलिए दिया है कि लोगों का पहले 2 महीने में अभ्यास बन जाए और सिस्टम के ऊपर भी एकाएक ओवरलोडिंग ना हो। तैयारियों के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि 80% से ज्यादा पंजीकृत संस्थानों को उनके प्रोविजनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नए कारोबार जीएसटी के तहत पहली बार आएंगे। चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों को 2 महीने की राहत दी है। सितंबर से हर महीने समय पर रिटर्न फाइल करना होगा। बैठक में मुनाफाखोरी रोकने पर भी चर्चा हुई। एंटी प्रॉफिटेरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल पर जीएसटी परिषद ने कोई फैसला नहीं लिया है। There will be further deliberations which will continue on the e-way bills rules, and after consultations, once consensus is reached and we formulate one opinion, we'll frame the rule. Till then, an alternate rule will operate. काउंसिल की इस बैठक में 5 प्रमुख नियमों को मंजूरी दी गई। इसमें एडवांस रूलिंग, अपील और रिवीजन, असेसमेंट, एंटी प्रॉफिटेरिंग और फंड सेटलमेंट प्रमुख है। होटल उद्योग को भी जीएसटी परिषद से राहत मिली है। 7,500 रुपए से ज्यादा किराया वसूलने वाले होटलों में 28% टैक्स लगाने पर फैसला हुआ है।
2,500 रुपए से 7,500 रुपए के बीच कमरे का किराया वसूलने वाले होटलों में टैक्स की दर 18% रखने पर सहमति बनी। काउंसिल ने सरकारी लॉटरी पर 12% और सरकार की तरफ से अधिकृत प्राइवेट लॉटरी पर 28% टैक्स की दर तय की है। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स के 4 स्लैब तय किए हैं। हालांकि लग्जरी और डीमेरिट वाले सामानों पर 28% टैक्स के अलावा सेस भी लगाया जाएगा। काउंसिल की अगली बैठक 30 जून को होगी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। इसी के साथ जीएसटी लागू होने के पहले बाजार में तरह तरह के छूट वाले ऑफर आ रहे हैं। कंपनियां अपना पुराना स्टॉक जून के अंत तक बेचने की कोशिश में हैं, जिससे ग्राहकों को भी फायदा मिल रहा है। लेकिन बाजार में जीएसटी के बारे में अभी भी भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। प्री जीएसटी सेल, छूट, ग्राहकों का फायदा, इन जैसे कई ऑफर इन दिनों अखबारों से लेकर शोरूम में देखे जा सकते हैं। ये छूट खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल्स पर मिल रही है। आरएसटीवी ने दिल्ली के करोल बाग में इन स्कीमों का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें ग्राहकों का क्या फायदा है। सर, कस्टमर को जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अप टू 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और रीज़न इसका ये है कि जीएसटी सेल है। मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक्स है जो कि मे बी मुझे जुलाई मंथ्स में इसका जो टैक्स है वो रिबेट ना मिले, और मेरे पास ओवर स्टॉकिंग है, तो उसे मैं यहाँ से मतलब कस्टमर को बेनिफिट मिले। मैं इसलिए आया हूँ जीएसटी की वजह से, मतलब इस टाइम डिस्काउंट भी मिल रहा है, 52 + 10% मिल रहा है, तो जीएसटी में महंगा हो जाएगा जीएसटी के बाद, तो इसलिए हमें अब फ़ायदा मिल रहा है। इसे मैं भी एसी लेने के लिए आया हूँ। दरअसल देश में एक समान कर व्यवस्था वाले जीएसटी के लागू होने से पहले कंपनियां अपना पुराना स्टॉक बेचना चाहती हैं। खासतौर से ऑटो सेक्टर, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ उत्पादों के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट भी काफी डिस्काउंट देने की बात कह रही हैं। हालांकि बाइक और कार शोरूम के डीलर अभी भी जीएसटी के प्रावधानों के बारे में कठिनाई की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि 20 जून के बाद ही बड़ी सेल या किसी डिस्काउंट पर फैसला होगा। 50% जो ऑफ चल रहा है सब पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बेटर चीज़ें हैं, मिक्सर वगैरह ये सब चीज़ों पे ऑफर आया है, एलईडी पर भी है, तो काफ़ी यहाँ पर सेल हो रहा है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर एक्साइज और वैट लगाकर अभी कुल 23% तक टैक्स है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इन सामानों पर 28% टैक्स लगेगा। ऐसे में दुकानदार पुराना स्टॉक जल्द से जल्द निकाल लेना चाहते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फंसे कर्ज की परेशानी को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज से अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान बड़े डिफॉल्टरों पर कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आरबीआई 12 ऐसे बड़े खातों की पहचान कर चुका है जिनमें कुल एनपीए की 25% रकम फंसी हुई है। बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। दिवालिया कार्रवाई के लिए रिजर्व बैंक ने जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों की पहचान की है, उनमें से 6 को राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण को सौंपे जाने की कार्यवाही के लिए आज से बैंक अधिकारियों की मुंबई में अहम बैठक होनी है। रिजर्व बैंक ने बड़े डिफॉल्टरों के नाम का खुलासा करते हुए इन पर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। जिन 6 बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उनमें भूषण स्टील, एसआर स्टील, भूषण पावर एंड स्टील, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो और मोनेट इस्पात शामिल है। इन कंपनियों पर सार्वजनिक बैंकों का कुल 1,67,274 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसके अलावा जिन बाकी कंपनियों की पहचान की गई है, उनमें लैंको इंफ्रा, इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड और ज्योति स्ट्रक्चर्स शामिल है। आरबीआई के मुताबिक इन 12 बड़े डिफॉल्टरों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ये कुल एनपीए का करीब 1/4 है। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की आंतरिक सलाहकार समिति ने बड़े कर्जदारों के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी। इन 12 खातों में 6 स्टेट बैंक के और बाकी पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के हैं। अब इन बैंक खातों को इसी महीने के आखिर तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत में बैंकों की एनपीए की रकम 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 6 लाख करोड़ रुपए राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 और इंटरनेट को बंद किए जाने के बाद भी रविवार को बंद का असर देखने को मिला।
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पेदांग में पुलिस वाहन को आग लगा दी। कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार के साथ बातचीत से साफ इनकार किया है। हालांकि उसने केंद्र सरकार से बातचीत की इच्छा जताई है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दार्जिलिंग के लोगों से शांति की अपील करते हुए उनसे हिंसा नहीं करने की बात कही। राजनाथ सिंह ने सभी पार्टियों और लोगों से मसले के शांति समाधान निकालने की अपील की। शनिवार को एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 36 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंद का असर सबसे ज्यादा पर्यटकों पर पड़ा है। देशी और विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। दुकानें और होटल बंद होने से पर्यटकों को खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब आंदोलन अलग गोरखालैंड की अपनी पुरानी मांग तक पहुंच गया है। कश्मीर में तनाव की स्थिति बरकरार है। श्रीनगर के कई हिस्सों में प्रतिबंध लगाए गए हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार हालात से निपटने में सक्षम है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पर रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से घाटी में शांति बहाली के लिए पूरे सहयोग का भरोसा दिया। वहीं आतंकियों ने कल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले के बाद इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। The state government's input strategies are to be given priority. The central cannot just make a statement and intervene. Jammu and Kashmir will not take it lightly. They will not just lie down, because these kind of barbaric attacks on the civilians as well as the uniformed people will not be welcomed by any person, any sensible person. छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कल दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। औंधी थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। खबर के मुताबिक पेंदोरी गांव के जंगलों में गोलीबारी कल दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच शुरू हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इनमें एक पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से हथियार बरामद किए गए। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि राजनांदगांव के औंधी इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है। सूचना पर पुलिस बल उनकी खोज में रवाना हुआ। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई के बाद कई नक्सली मौके से फरार हो गए। 3 यूनिफॉर्म डेड बॉडीज टोटल रिकवर हुई हैं। उसके अलावा 3 अच्छे हथियार रिकवर हुए हैं, एक SLR और एक इंसास और एक 303 वेपन रिकवर हुआ है। उसके अतिरिक्त कुछ और एमुनिशन और पिट्ठू डेली कैंप आइटम्स वगैरह रिकवर हुए हैं। और 2 और नक्सलियों को गोली लगने की बात पुलिस पार्टी के द्वारा बताई गई है, जो कि वहां से निकलने में जो कि बाद में भाग गए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मुझे ऐसी कहानियां बतानी है जो मेरे से किसी तरह से कनेक्टेड हो। मैं ऐसे कमर्शियल नहीं बनाना चाहता कुछ भी। एक मैं हूँ और एक तू। कई बार मैं पिक्चर देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इतनी हल्की जिंदगी किसकी होती है। मतलब बस लड़कियां घुमा रहे हैं, लड़कियों के पीछे पड़े हैं। तो उस तरह की कहानियां मुझे समझ नहीं आती। एक लड़की से प्यार होने के अलावा 1000 और चीजें हो सकती हैं। अरे गुदगुदी होती है। ओके, कैसे बंदेगी आप हिलते रहोगे? एक्चुअली क्या मुझे नंगा देखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं शकुन बत्रा और आप मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। चुनाव आयोग ने आरके नगर उपचुनाव के दौरान रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के चुनाव आयुक्त को कहा गया है कि आरके नगर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी के मार्फत स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया जाए। आरके नगर विधानसभा सीट उत्तरी चेन्नई का क्षेत्र है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद इस सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुआ था।
लेकिन मतदाताओं को पैसे बांटे जाने के आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया था। ड्यूटी के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ऐसे कर्मचारियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बीते 1 साल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को खराब प्रदर्शन के चलते पदमुक्त किया जा चुका है। केंद्र सरकार बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों की पहचान के लिए 67,000 कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है। इनमें IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। समीक्षा के दौरान आचार संहिता का पालन नहीं करने वाले कर्मचारियों को सजा भी हो सकती है। इनमें से करीब 25,000 कर्मचारी अखिल भारतीय और ग्रुप A सेवाओं से हैं, जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा आती है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के रुख को खत्म करते हुए ईमानदार अधिकारियों को कामकाज का बेहतर माहौल देना चाहती है। देश भर में तकरीबन 49 लाख लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं। नियमों के मुताबिक भी सरकार कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान 2 बार प्रदर्शन का आकलन करती है। पहली बार 15 साल की सेवा के बाद और दूसरी बार 25 साल की सेवा के बाद। पिछले 1 साल में खराब प्रदर्शन करने के चलते केंद्र सरकार 129 कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त कर चुकी है। इनमें IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोलकाता में योजना और अभियंत्रण शाखा में कार्यरत कर्नल पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। उन्होंने सेना में इस्तेमाल होने वाली एक मशीन की आपूर्ति को मंजूरी देने के एवज में कंपनी से घूस मांगी थी। जांच एजेंसी ने कंपनी के 3 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक कर्नल को फरवरी में रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए मिले थे। इसके बाद अब 50,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलनी थी। कंपनी के अधिकारियों की तरफ से कर्नल को रकम दिए जाने के दौरान ही सीबीआई ने कार्रवाई कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने दूसरी किस्त के 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। मिजोरम में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। त्रासदी में 877 इमारतें तबाह हुई हैं। ये हालात राज्य में 9 जून से लगातार हो रही तेज बारिश से बने हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों की मौत दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिले में हुई। आइजोल में एक व्यक्ति की जान गई, जबकि एक दूसरे जिले में भी एक शख्स के मारे जाने की खबर है। ये मौतें पिछले 9 दिनों में हुई हैं। पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ के चलते मिजोरम के 137 हेक्टेयर में फैले खेत तबाह हो गए, जबकि 62 मछली तालाबों को नुकसान पहुंचा है। केरल के कोच्चि में आज से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। इसमें यात्रियों को खासी सहूलियत मिलेगी। कोच्चि मेट्रो के पहले चरण की लंबाई 13 किलोमीटर है। यह शहर के अलावा अल्वा और पलारीवट्टम के बीच चलेगी। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। इसका काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। यात्रियों के लिए इसे 19 जून को खोला जाएगा। कोच्चि मेट्रो की खास बात यह है कि इसमें 23 ट्रांसजेंडर कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने शहरों में परिवहन के आधुनिक साधनों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। इस मेट्रो में केंद्र और राज्य की आधी आधी हिस्सेदारी है। कोच्चि मेट्रो की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्र ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। ब्रिक्स के तमाम प्रतिनिधि आज चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने रविवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राजधानी बीजिंग में हुई इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लारवोव और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री मैती माशाबेन भी मौजूद थे। इस दौरान आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को शामिल होना था, लेकिन बीमारी के कारण वो इसमें नहीं जा पाई।
और पूर्वी अफगानिस्तान के गर्दिश शहर का पुलिस मुख्यालय रविवार को आतंकियों के निशाने पर रहा। यहां पर हुए आत्मघाती हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। एक हमलावर ने पुलिस मुख्यालय के सामने अपना वाहन उड़ा लिया। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आत्मघाती हमलावर को मार गिराया। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने अप्रैल से आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके बाद आतंकियों ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ सेना पर हमले तेज कर दिए। इन हमलों में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने रविवार को सीरिया में आईएस ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलों से कई हमले किए। यह हमला ईरान पर हुए आईएस आतंकी हमले के जवाब में है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी ईरान की सीमा से ये मिसाइलें उत्तरी सीरिया के डेर जोर प्रांत पर दागी गईं। इनका निशाना इस इलाके में स्थित आतंकी ठिकाने थे। मध्यम रेंज की मिसाइलों को करमनशाह और कुर्दिस्तान से दागा गया। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर हथियारों को नष्ट करने का दावा किया गया। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल हमला आईएस की ओर से तेहरान में किए गए हमले का जवाब है। 7 जून को एक बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावरों ने ईरान के संसद परिसर और आयतुल्लाह खुमैनी की मज़ार पर हमला किया था। हमले में 17 लोग मारे गए थे। आईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में मैक्रों की पार्टी को 350 से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए ये आंकड़ा काफ़ी है। रुझानों में मैक्रों की पार्टी को 60% से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। पूर्व बैंकर मध्यमार्गी इमैनुएल मैक्रों इसी साल देश के पहले युवा राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुनावों में 39 साल के मैक्रों को 66.06% वोट मिले। मैक्रों की पार्टी साल भर पहले ही वजूद में आई। ऐतिहासिक बदलाव के लिए फ्रांस के लोग कमर कस चुके हैं और इसी जीत के साथ ही मैक्रों अब सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। पुर्तगाल के प्रेडोगाओ इलाके के एक जंगल में भीषण आग लगने से 62 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों में एक बच्चा और 4 दमकल कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार देर रात लगी इस आग पर तमाम मशक्कतों के बाद काबू नहीं पाया जा सका है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के मुताबिक ये हाल के वर्षों में जंगल में आग की सबसे बड़ी त्रासदी है। कोस्टा ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई है। करीब 1700 दमकल कर्मियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। स्पेन ने आग पर काबू पाने में मदद करने के लिए 2 वाटर बॉम्बिंग विमान भेजे हैं। प्रधानमंत्री को कहा कि आग लगने का एक कारण आंधी तूफान भी हो सकता है। पुर्तगाल के ज़्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। Uma só morte em tais circunstâncias é sempre uma tragédia. Tantas dezenas de mortes representam uma tragédia quase sem precedente na história do Portugal democrático. और अब खेल की खबरें। भारत ने विश्व हॉकी लीग के पूल मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह, तलविंदर सिंह और आकाशदीप सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि एक गोल प्रदीप मोर ने किया। टूर्नामेंट में भारत की लगातार तीसरी जीत है, जबकि पाकिस्तान की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार हुई है। अब भारत का सामना 20 जून को नीदरलैंड से होगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जापान के काजुमासा सकाई को 21-11, 21-19 से हराकर इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है। श्रीकांत ने फाइनल मैच जीतने में सिर्फ 37 मिनट का वक्त लिया। श्रीकांत और काजुमासा सकाई के बीच ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। 22वीं वर्ल्ड रैंकिंग वाले श्रीकांत शुरू से ही हावी रहे और सकाई के खिलाफ पहले गेम में 13-8 और फिर 19-9 की बढ़त कायम की। इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में श्रीकांत ने दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड नंबर 1 सून बैन को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। और पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम इंडिया को 180 रनों से मात दी।
पाकिस्तान के 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की पारी 30.3 ओवर में 158 रन बनाकर सिमट गई। टूर्नामेंट में 138 रन बनाने वाले शिखर धवन को गोल्डन बैट मिला, जबकि सबसे अधिक 13 विकेट लेने वाले पाक गेंदबाज हसन अली को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। हसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला है। फखर जमा को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। Chance of a run out again. Jadeja. और उत्तर प्रदेश के 2 छात्रों ने एक अनोखी पाइप ज्वाइनिंग मशीन तैयार की है। इसके जरिए अब कम लागत में पाइप जोड़ी जा सकती है। इस मशीन को सोनभद्र में ITI के दोनों छात्रों ने महज 15 दिन में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक अनोखी पाइप ज्वाइनिंग मशीन इजाद की है। इसके जरिए फटे और लीक पाइप की मरम्मत करना बेहद आसान हो गया है। इस बेहद सस्ती तकनीक के जरिए आम लोगों को पानी की सप्लाई बंद होने की झंझट से निजात मिलेगा, तो किसान भी अपना नुकसान कम कर पाने में कामयाब होंगे। हमारे यहाँ STP का पानी इसी पाइप से चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एग्रीकल्चर में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लीकेज हो जाता था जगह जगह से, तो उसको लीकेज को सही करने के लिए रबड़ या प्लास्टिक किसी चीज़ से हम लीकेज को रोकते थे, तो वाटर वेस्ट जाता था, रुकता नहीं था पूरा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए, इससे कि हमारा वाटर वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए हमने एक सोच के एक मशीन बनाया जिससे कि हम इस पाइप का लीकेज रोक लें और ज्वाइंट अच्छे से कर लें। तो इस तरह से इस मशीन को बना करके ज्वाइंट का लीकेज रोकने हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस मशीन में 2 क्लैंप लगाए गए हैं। इनमें फटी पाइप को अलग अलग कर फिट किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटेड हीटर की मदद से दोनों पाइपों के सिरों को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक की मदद से इन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। पाइपों के जुड़ने पर इनके सिरे पर एक रिंग बन जाती है। ऐसी ही एक रिंग पाइप के अंदर वाले सिरे पर भी बनती है। इसके बाद पाइप के उसी जगह से फिर से फटना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें हमने 2 क्लैंप लगाए हैं, एक फिक्स क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। जहाँ से हमें पाइप ज्वाइंट करनी होती है वहाँ पे हम दोनों क्लैंप में पाइप को होल्ड कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटेड हीटर होता है जो कि पाइप के दोनों एंड्स को हीट करता है। वो समथिंग 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं तो वो पाइप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट होने से पहले हम हीटर को बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, वहाँ से हम पाइप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पाइप ज्वाइंट हो जाता है। इस मशीन को महज 25,000 की लागत में तैयार किया गया है। ये 80 से 200 मिलीमीटर वाली पाइपों को 20 से 25 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। साथ ही इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जबकि पूरी दुनिया पानी को बचाने की जुगत में लगी है, ऐसे में ये तकनीक इस काम में मददगार साबित हो सकती है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रमुख स्वामी आत्मास्थानंद महाराज का रविवार को शाम लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 98 साल के थे। उन्होंने कोलकाता स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान में आखिरी सांस ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके निधन से कुछ घंटे पहले ही उनका हालचाल लेने पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी आत्मास्थानंद महाराज को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि स्वामी आत्मास्थानंद जी के पास अपार ज्ञान था। उनके आदर्श व्यक्तित्व को आगे की पीढ़ियां याद रखेंगी। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद पर सहमति के लिए उद्धव ठाकरे से मिले अमित शाह। शिवसेना ने कहा पहले बताए उम्मीदवार। टीएमसी, बीजेडी और समाजवादी पार्टी से भी चर्चा। दार्जिलिंग में बंद का 8वां दिन, स्थिति अब भी तनावपूर्ण। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पेदांग में पुलिस वाहन को किया आग के हवाले। गृहमंत्री ने की शांति की अपील। जीएसटी की तारीख टालने से वित्त मंत्री का इनकार। कहा तय समय पर होगा लागू। कारोबारियों को 2 महीने तक रिटर्न दाखिल करने के नियमों में मिली ढील। पुर्तगाल के प्रेडोगाओ इलाके के जंगल में भीषण आग से 62 लोगों की मौत। आंधी तूफान से आग भड़कने की आशंका। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक।
और वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा तो चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का कब्जा। किदाम्बी श्रीकांत ने जीता इंडोनेशिया सुपर सीरीज खिताब। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।